औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ला ख़ान मौजूद हूँ और हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न और हमारे यूनिट नंबर 3 का जो नेम है वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स फंक्शंस और हमारा कोर्स कोड है 8616। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आए हम इस यूनिट चैप्टर नंबर 3 की स्टडी करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद इट। नंबर 1 हमारा टॉपिक आ रहा है स्कूल हेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी स्कूल के जो हेड होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द हेड ऑफ स्कूल इंक्लूड नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एंड बजटरी प्लानिंग, यानी स्ट्रेटजी बनाना और बजट जो है उसकी प्लानिंग करना। इसमें क्या आता है, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसोर्स एलोकेटेड प्रोसेस विद इन द स्कूल, यानी कि जो मैनेजमेंट होती है और जो मॉनिटरिंग करना होता है रिसोर्स जो एलोकेट किए जाने स्कूल के बजट के मुताबिक, उसके अंदर जो पूरी स्ट्रेटजी प्लान और उसको प्रोसेस किया जाता है, ये विद इन स्कूल ये जो होता है एक स्कूल का हेड ही तय करता है। आगे हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ये है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, मैनेजिंग रेलिवेंट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स फॉर बोथ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। अब ये कह रहे मैंने जेनियर जो रेलिवेंट है ये डिसिप्लिनरी किसके लिए होते हैं, प्रोसीजर्स जो होते हैं बोथ जो होते हैं स्टाफिंग और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट और स्टाफ के लिए जो है बोथ जो है ये किए जाते हैं। आगे नंबर 3 पॉइंट है टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च। इसमें क्या है, फॉरेस्टरिंग इंटरडिसिप्लिनरी बोथ विद इन द स्कूल एंड बिटवीन द स्कूल, यानी स्कूल के दरमियान और बाहर स्कूलों के दरमियान, तो दोनों तरफ जो है ये फोस्टरिंग जो होती है ये इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से की जाती है। आगे जो है हमारा 4 पॉइंट है वो है जनरल। जनरल में क्या है, इंश्योरिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द स्कूल इन अकॉर्डिंग विद अप्रूव्ड गवर्नेंस प्रोसीजर्स। अप्रूव गवर्नेंस प्रोसीजर के मुताबिक इफेक्टिव जो है जनरल जो है ये एक स्कूल हेड जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसका होता है कि वो कि गवर्नेंस की तरह जो है प्रोडक्टिविटी काम जो है वो इन जनरल दे। आगे हमारे पास नंबर 5 आ रहा है। इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ हेड ऑफ स्कूल एक्टिंग हेडशिप, यानी कि जब स्कूल प्रिंसिपल नहीं है तो उसकी कोई और एक्ट जो है वो कौन करेगा और क्या इसकी कारकर्दगी उसके बारे में। द हेड मस्ट अपॉइंटेड विद द आर्गूमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न एक्टिंग हेड ऑफ स्कूल। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नंबर 1 इसमें आता है कि अकॉर्डिंग टू हेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आता है नंबर 1 आता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो लीडरशिप मैनेजमेंट के लिए क्या मेन चीज़ है, वो है प्रमोट एंड रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि प्रमोट करे वो अपनी रिप्रेजेंट करे इंस्टीट्यूशन को, इंटरनल भी रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल भी रिप्रेजेंट करता है। जो एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हेड है, स्कूल के अंदर भी प्रिंसिपल, स्कूल से बाहर भी वो स्कूल के नाम का प्रिंसिपल है, तो इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी हो गया। नंबर 2 पे हम आते हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स। इसमें क्या आता है, रिफ्रेश एंड डेवलप न्यू प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट न्यू स्टूडेंट्स एंड मार्केट्स, यानी कि रिफ्रेश हमें करना है एंड डेवलप करना है न्यू प्रोग्राम्स को, यानी कि जैसे नए नए प्रोग्राम्स को हमने जो बाहर जो चल रहे हैं वो प्रोग्राम्स भी हम जो हेड है वो अपनी इसमें इंट्रोड्यूस कराता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इन ऑर्डर ऐसे करते हैं कि इसमें न्यू स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट हों और मार्केट्स भी जो है वो आपके पास चल के आएँ। आगे नंबर 3 है नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके बारे में आ रहा है, कंट्रीब्यूट टू इंस्टीट्यूट वाइड इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया। जो कंट्रीब्यूशन है उस इंस्टीट्यूट का, उसमें क्या है, ऑर्डर ऐसा इम्प्रूव हो कि उसमें अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन जो है उस एरिया के मुताबिक जो है वो ज़्यादा अच्छे जामे तरीके से आ गया है। नंबर 4 है पीपल मैनेजमेंट, लोगों की मैनेजमेंट। ये क्या है, इंश्योर दैट डिपार्टमेंटल HR पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ HR की और प्रोसीजर जो हैं वो इम्प्लीमेंट इसमें किए जाते हैं पीपल मैनेजमेंट, और ये काम होता है एक हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की होती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये है नंबर 5, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एक हेड जो है वो ऑफ ये प्रिंसिपल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करता है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलप्ड budget and comply
विद फाइनेंशियल रेगुलेशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनाते हैं बजट के साथ और कंप्लाई करते हैं फाइनेंशियल रेगुलेशंस को टैग पाने के लिए। आगे है हमारे पास क्वालिटी, नंबर 6 पे क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है, कंप्लाई विद ऑडिटिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के भी मसाइल होते हैं, वो अंदर से भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, बाहर से भी मसाइल हो सकते हैं। जैसे बाहर के मसाइल जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस जो था एक बाहर का मसला था, और इंटरनल मसला था कि इस सिस्टम में कैसे जो है इंटरनली जो हमने जो है ये इंटरनेट की सहूलत देनी और बच्चों को हमने जो है वर्चुअली किस तरह से पढ़ाना, फिजिकल से वर्चुअल एजुकेशन या ई लर्निंग में कैसे लेके जाना है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट थी कि जो जिसके बारे में कोई फिर क्वालिटी एश्योरेंस के टीचर्स की क्वालिटी कैसे, स्टूडेंट की किताबें किस क्वालिटी की जो है वो पढ़ के, स्टूडेंट किस क्वालिटी, टीचर किस क्वालिटी का है, किधर से पढ़ के आए, और और जो इसकी ऑडिटिंग है कि जो आपकी फर्नीचर है, हर चीज़ की जो चीज़ें ये गोया कि जितनी की आपको बजट उसी में है या कहीं पे किसी ने कोई डंडी मारी है, इसके भी अपने ऑडिट कराना है। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। आगे हम करते हैं नंबर 7 पॉइंट पे, ये है डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक रिसर्च स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, गिवन ड्यू कंसीडरेशन टू वे ऑफ रिटेनिंग कनेक्शंस विद टीचिंग। इसमें क्या होता है, डेवलप किए जाते हैं एकेडमिक रिसर्च के स्टैंडर्ड्स किस तरह होते हैं कि कंडीशन देखे जाते हैं रिटेन करने, कनेक्शन विद टीचिंग को देखने के लिए से इसे कंपेयर किया। आगे है नंबर 8, पर्सन स्पेसिफिकेशन फॉर हेड डिपार्टमेंट। इसमें क्या हैव द एबिलिटी टू मैनेज अ नंबर ऑफ कंपीटिंग डिमांड। अब इसमें कंपीटिंग डिमांड को जो है वो मद्देनज़र है कि जो है वो उसकी एबिलिटी और मैनेजमेंट को जो है नंबर पे जो है उसके हिसाब से जो है वो डिमांड के हिसाब से जो है नंबर ये चीज़ों को जो है मैनेज किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि हम कुछ ज़्यादा डिमांड हो और हम कम सप्लाई दे दें, डिमांड और सप्लाई को जो है हमने बराबर रखना होता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड इट्स फंक्शंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और इसके फंक्शंस का क्या हाल होता है, वो क्या होता है, एकेडमिक लीडरशिप इसमें आती है। इसमें क्या है, इंश्योर द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग एंड इन रिसर्च, यानी कि जो टीचिंग है और लर्निंग है उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उसे इंश्योर किया चाहिए, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। फिर है प्रमोट कोलैबोरेशन विद अदर स्कूल और सेंटर्स वेयर अब एप्रोप्रिएट, यानी कि जो अदर स्कूल्स हैं, एक एकेडमिक जो लीडरशिप है जिसमें और स्कूलों को भी मिलाया जाता है, उनके जिससे जो आपका स्कूल है इसकी जो है जो ताकत है, जो सपोर्ट है ये उठ जाए, जो इसकी वीक पॉइंट है वो उठ जाए, और सेंटर्स यानी कि जो IGOs NGOs हैं इनको भी बुलाया जाता है कि ये आएँ और आके देखें और चेक करें और इसको स्कूल को यानी इसके म्यार को बेहतर से बेहतर इसकी स्टैंडर्ड बनाए। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, ये गवर्नेंस। गवर्नेंस में हम देखते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रेलिवेंट स्कूल यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। अब ये क्या बताते हैं कि ये में प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रेलिवेंट स्कूल और या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी के बारे में जो एक एकेडमिक लीडरशिप में आता है। आगे स्टाफिंग गाइडेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, कंप्लाई विद द एकेडमिक एंटरप्राइज एग्री एंड पॉलिसीज़, इसके बारे में पॉलिसीज़ और ये एंटरप्राइज के हिसाब से एग्रीमेंट किए जाते हैं जिससे जो होता है आपकी बिजनेस मॉडल जो है किसी भी स्कूल का वो चलता है। आगे हम चलते हैं फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग स्कूल और सेंटर स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। अब इसमें मैनेजमेंट और का स्कूल सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज का बनाया जाता है जिसमें क्या है, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है यानी लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली है उसको जो है स्कूल बनाया हुआ है तो उसकी जो उसको भी खातिर ख्याल रखा जाता है कि इस बजट में कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, सब चीज़ें जो होती है वो कैलकुलेट किया ताकि स्कूल जो घाटे में ना चला जाए, उसकी फाइनेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है। आगे एक्सटर्नल रिलेशंस, इसमें क्या है, सेटअप एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लिंक विद अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। इसमें क्या मेंटेन के प्रोडक्टिव लिंक इसमें दिए जाते हैं जिससे अदर सोर्सेज जो है वो लर्न किए जा सके, जो कि एक्सटर्नल रिलेशंस के एकेडमिक लीडरशिप के हिसाब से होते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल। अब ये क्या होता है, ईच एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ शेल इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड टू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं इसकी ड्यूटीज़ होती है लेकिन ये लिमिटेड जो है ये नहीं होता। उसके लिए नंबर 1 क्या होते हैं, प्लानिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम फॉर विच ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल।
प्रोग्राम जो है, जैसे कोई टीचर है, ये ही और शी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में प्लानिंग जो होती है वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो करता है, जिसके बारे में खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2 इवेल्युएटिंग द प्रोग्राम रेगुलेशन, इवेल्युएटिंग जो प्रोग्राम रेगुलेशन है, जो भी वो टीचर स्टूडेंट्स में या स्टाफ पे जो भी वो अप्लाई करे उसके रेगुलेट और उसको इवेल्युएट जो करे उसका भी वो प्रोग्राम जो है खुद बनाता है, उसका खुद ख्याल रखता है, मैनेज यानी खुद करता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट में, ये है recommendation to the superintendent budgetary program personnel and other change that will enhance the program। अब ये क्या है कि इसमें सुपरविजन लिखे, बजटरी के साथ नहीं, बजट कितना होगा, प्रोग्राम पर्सनल कितने होंगे, एंड अदर चेंज जो अगली तब्दीली लानी है इन्हेंस करने के लिए अगले प्रोग्राम के लिए, इस पूरे कवर इसमें अंदर एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो पर्सनल है ये बनाता है। आगे नंबर 4 है एडवाइजिंग द सुपरिंटेंडेंट of the impact of proposed policies or other administrative actions on the program for which he or she is responsible, के वो खुद जवाब दे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में जो वो प्रोपिगेट करता है, इससे इसके लिए उसे खुद जो है वो जवाबदेह होना चाहिए अपने आप को, ताकि वो आगे किसी डर ना सके। नंबर 5 पॉइंट में ये evaluate the परफॉर्मेंस ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू ही और वो उसे क्या करना है, इवेल्युएट जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे क्या है इवेल्युएट वो करता है, पर्सनल परफॉर्मेंस वो करता है अपनी एम्प्लॉयज़ यानी टीचर्स की डायरेक्टली भी हीज़ और हर की, ताकि उसे पता चले कि टीचर्स की कैटेगरी क्या, जैसे स्कूल एवेल्युएशन आपको बताया, टीचर एवेल्युएशन फॉर्म जो है ये स्टूडेंट फिल करते हैं और इनफॉर्मल भी वो उनसे पता किया जा सकता है। नंबर 6 है असिस्टिंग he or she subordinates to improve their performance, असिस्ट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को इम्प्रूव करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस के। आगे नंबर 7 प्रोमोटिंग इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स स्टाफ एंड प्रोटॉन्स ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट द सुपरिंटेंडेंट shall define the specific responsibility of administration staff members through a writer जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो इफेक्टिव वर्क है वो रिलेशनशिप में स्टूडेंट और स्टाफ और उसकी डिस्टिंक्ट जो उससे रिलेटेड उनके दरमियान कायम होता है, ये भी जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्टाफ मेंबर्स को राइट बताए, उन्हें एग्जैक्ट बताए राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, और उनकी रिटर्न जॉब में हो कि उनकी मेन जो क्रीडेंशियल्स हैं, मेन जो उन्होंने काम करना है क्या करना है, और ताकि जो टीचर्स हैं उन्हें एग्जैक्टली पता हो उन्होंने क्या करना है, उनको ये ना बताएं कि जो काम करना नहीं वो उसमें ना लिखा हो। तो जब आप जॉब दें तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होनी चाहिए कि क्या क्या चेक होना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, इससे जो है आपके एम्प्लॉय को आसानी होती है। तो हम अब उठते हैं आगे की तरफ। इसमें क्या है, बिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल्स में आता है, बिसाइड्स दीज देयर आर फ्यू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर, सम आर गिवन बिलो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिनको हम नीचे मंडा जज़ैल देखे जा रहे हैं। पहला है डिपार्टमेंटल सपोर्ट। अब आए पढ़ते हैं क्या होता है, आ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव specialist provide support to the staff of the personal department by ensuring the department accomplishment, assigning responsibility on daily basis. This can be include coordinating events, arranging meetings and traveling plan, creating presentation, preparing reports, answering departments photos and taking messages for other डिपार्टमेंट स्टाफ वेयर दे आर अनअवेलेबल। यानी कि वो कहता है कि जो पर्सनल्स जो होते हैं, ये जो स्टाफ जो होते हैं, ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट, ये इंश्योर करते हैं डिपार्टमेंटल अकम्पलिशमेंट, यानी डिपार्टमेंट में क्या हासिल करना है, अपनी असेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली बेसिस में जो एक डिपार्टमेंट है उसने जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या हासिल करना है, इसमें इंक्लूड करता है उनकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, इवेंट्स की अरेंजमेंट कैसी उनकी हुई है, ट्रैवलिंग प्लान यानी कि बच्चों को जो टूर पे लेके गए कहाँ लेके, क्रिएटिंग या मीटिंग के लिए कहाँ गए, क्रिएटिंग पर्सनल प्रेजेंटेशन जो है वो स्टूडेंट्स को भी हो सकती है, टीचर्स को भी हो सकती है, और जो बड़े कोई ऑफिसर्स आते हैं, सीनियर कोई प्रिंसिपल या टीचर भाग के आते हैं उनको भी दी जा सकती है स्कूल के हवाले से प्रेजेंटेशन, उसको भी प्रिपेयर किया जाता है और रिपोर्ट दी जाती है कि टीचर में जो काम स्टूडेंट्स जो या टीचर जो भी काम करें वो मेयारी हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई गैर अखलाकी काम नहीं हो रहा है, इसका ख्याल रखा जाता है इस रिपोर्टिंग के अंदर। और उसके बाद
आंसरिंग डिपार्टमेंटल फ़ोटोज़, डिपार्टमेंट की जो है वो फ़ोटोज़ को जो है वो लिखा जाता है, पानी देना, जैसे पौधों को, जैसे डेंगू का मसला या कोरोना वाले, इसके लिए जो है उन्होंने जो है मास्क पहना हुए स्टूडेंट्स या सैनिटाइजर लगानी, इसकी फ़ोटोज़ है। और एंड टेकिंग मैसेजेस फॉर अदर डिपार्ट और अदर मैसेजेस से भी जो है वो रब्ता किया जाता है जो कि अनअवेलेबल होते हैं, जो स्टाफिंग के ज़रिए किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है जी डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है? द डॉक्यूमेंटेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड इज़ required to be secured by the personal administrative specialist. These professionals of hold all key and password for the information and accessing the information for other department staff as required. This can include creating and complaining personal report and retrieving employees file as required. यानी कि वो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, इसमें सिक्योरिटी और इसे पर्सनल जो है इनकी स्पेसिफाइड किए जाते हैं। आपकी प्रोफेशनल जो होती है, इनकी कीज़, इनके पास इनकी यूज़र नेम, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर जाए, इसका जो डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है वो ख्याल रखते हैं, उसके लिए उनको वो एक खास रिक्वायर्ड होती है, यानी IT स्पेशलिस्ट इसके लिए चाहिए होते हैं। आज के दौर में पहले क्लर्क होते थे, अब IT स्पेशलिस्ट वही बन गए हैं या उन्हें अपग्रेड किया गया है, IT प्रोफेशनल्स लाए गए हैं, तो इससे भी इंक्लूड किया जाए और इससे पर्सनल रिपोर्ट बनाई जाती है और इसे एम्प्लॉयज़ की जो फाइल्स हैं वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये इस तरह से किया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है एम्प्लॉय रिलेशन। अब एम्प्लॉयज़ का रिलेशन कैसे होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल में? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसिफिकेशन आर ऑफन द गेट कीपर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट्स एंड असिस्ट employees as much as possible unless these are need to direct questions and concern to other department staff. These professionals assist the personal staff by handling some employees relations functions. This can include new employees orientation, enrolling employees in company program, employees relation counseling, as well as answering employees questions regardless their benefits and compensation. यानी कि वो कहना चाह रही कि एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशन है उसमें जो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया ह्यूमन के राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, रॉन्ग पर्सन फॉर रॉन्ग जॉब नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉय किया जाए, जैसे जिस डिपार्टमेंट जिस जगह ज़रूरत है वो वहीं अप्लाई हो, गलत जगह पे ना से, जिसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट यहाँ से स्टाफ को पूछने चाहिए, अननेसेसरी नहीं पूछने चाहिए, पर प्रोफेशन जो उसके हिसाब से उसे जॉब देनी चाहिए और उस फंक्शन को पूरे के पूरे सही तरह से रिलेशन के साथ सेटअप होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और जो न्यू एम्प्लॉयज़ उनकी ओरिएंटेशन है जी, इनरोलमेंट कितने एम्प्लॉयज़ इनरोल कितने हुए, कितनी सीटें कितने इनरोल हुए इस कंपनी में प्रोग्राम, उनकी रिलेशन करियर काउंसलिंग जो इनकी करनी चाहिए। इसके अलावा आंसर एम्प्लॉय से नहीं, उसके विसल ब्लोइंग जो इसका जो है उन्हें एक जो है वो देना चाहिए कि अगर कोई मसला होने लगता है कि उनकी जो है स्कूल स्टाफ में गए तो वो बता सके और उससे उन्हें बेनिफिट भी होगा और उन्हें कंपनसेशन भी मिलेगी और उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा कि उन्होंने मुश्किल से मसाइल से जो है एक एम्प्लॉय ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से बचाया। तो फ़ी अमानिल्लाह। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।